नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल में एक बार फिर से हेलो डॉक्टर, क्योंकि इंतजार आप तमाम दर्शकों को रहता है कि आप खास डॉक्टर्स के साथ मुलाकात कर पाए, बात कर पाए। मुलाकात तो खैर होती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात आपकी हम करवा रहे हैं। और बात जो है वो यानी कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तमाम चीजें आप रख सकते हैं जो भी आपके मन में शंका है, और इसी को लेकर हम हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में रूबरू हो रहे हैं आपके साथ। और सीधी सी बात यहां पर यह है कि अपनी जिम्मेदारी न्यूजीलैंड भारत अच्छी तरीके से निभाना जानता है। हमने उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है। हमने आपको यह भी बताया कि कैसे आपको जागरूक रहना है, सरकार की व्यवस्थाओं में क्या कमी थी, इससे भी हमने आपको रूबरू कराया। सरकार को भी चेताया कि कहां कहां क्या दिक्कतें हैं। और इसी कड़ी में हम हेलो डॉक्टर्स के जरिए अपने तमाम दर्शकों को एक बेहतरीन सुविधा देते हैं कि आप दुनिया भर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स के साथ जुड़ें, और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, तो उसका समाधान आपको हम घर बैठे आपको न्यूज 11 भारत के जरिए उन डॉक्टर साहब के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे दिलवा पाए। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से हेलो डॉक्टर्स में हम लेकर हाजिर हो गए कई डॉक्टर्स के साथ, और कुछ खास रिपोर्ट्स के साथ भी कराएंगे आपकी बातचीत भी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की संभावनाओं को लेकर झारखंड सरकार तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेबिनार आयोजित कर देश और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स से विचार विमर्श किया कि आखिर कैसे हम तीसरे लहर को लेकर अभी से तैयारी कर ले। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे जिनके साथ आप सवाल जवाब कर पाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। संक्रमण के तीसरे लहर को लेकर तैयारी में जुटी झारखंड सरकार। देश और राज्य के विशेष डॉक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ वेबिनार। तीसरे लहर की तैयारी में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। सभी स्वास्थ्य संसाधनों को पहले ही चुस्त दुरुस्त करना जरूरी, सीएम। मुश्किलों और चुनौतियों के संबंध में हुआ विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से वेबिनार के जरिए देश के एवं राज्य के विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ संवाद किया। कोरोना संक्रमण से निपटने तथा मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझाव और अनुभवों के बारे में जाना। डॉक्टरों ने तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर आने वाली मुश्किलें और चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया, और चुनौतियों से निपटने की तैयारी कैसी होनी चाहिए इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए। क्योंकि हम लोग डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह के बदौलत ही आज हम लोगों ने कई चुनौतियों को बहुत सहज पूर्वक पार किया है। और चूंकि ये संक्रमण जिस तरीके से पहले वेव से दूसरी वेव में आया है, और जो एग्रेसिवनेस इस संक्रमण में है, इस कोरोना में है, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ये सभी चीजों की जानकारी के लिए ही आज ये वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरा लहर ज्यादा आक्रामक न हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही तमाम स्वास्थ्य संसाधनों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर राज्य के सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों में अलग से शिशु वार्ड तैयार करने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। सभी अस्पतालों में चिल्ड्रन केयर यूनिट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विशेष करके इस बात के लिए आशंकित कर रहा है कि बच्चों पर इसके और वयस्कों पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से ही हम लोगों को काफी निर्देश दिए हैं, और इमीडिएट हमको रिम्स में 100 बेड का आईसीयू बच्चों के लिए बनाने का निर्देश किया है। साथ ही साथ हमको जो है एनबीएसयू और जो है एसएनसीयू को भी मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों में इसके संक्रमण का खतरा कम से कम हो, और इसको हम कैसे बेहतर प्रबंधन, चूंकि झारखंड वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कोरोना संक्रमण के उपचार और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं। राज्य सरकार सामाजिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही है। निरंतर प्रयास से राज्य में पॉजिटिव केसों की संख्या में कमी आई है। यहाँ पर चूंकि अलग अलग स्टेटों से भी मूवमेंट यहाँ पर होता रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने इस बार जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको थोड़ा
स्ट्रांग किया है और थोड़ा इंटरेस्टेड मूवमेंट को भी अभी हम लोगों ने रोक रखा है और इसके वजह से थोड़ी सी हमारी कोरोना संक्रमण में जो गिरावट आई है उसमें तेजी हुई है। जहां 15,000 16,000 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे थे, आज 2100 2,500 के लगभग लोग हमें मिल रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोरोना संक्रमण से किस तरह निपटे कि स्थिति नियंत्रण में हो सके। यही कारण है कि विशेषज्ञों के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया। सरकार का प्रयास है कि तीसरी लहर आने से पहले डॉक्टरों के महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग से कार्य योजना तैयार कर सके। विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जब कोई बीमारी आती है तो बहुत सारे उसके इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, कई बार साइड इफेक्ट भी होते हैं और इसलिए कहा जाता है कि पथ्य से परहेज भला। पथ्य यानी कि दवा। साथ ही यह भी कहा जाता है चिकित्सा जगत में कि जानकारी ही बचाओ, और कोरोना के वक्त में दोनों ही चीजें बहुत काम आ रही है। यानी कि दवा से बेहतर है कि आप परहेज कर लें, यानी कि तमाम जो सुरक्षा मानक है उसका पालन कर लें, और साथ ही साथ कोरोना से जुड़ी तमाम जो चीजें हैं उससे जुड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या है कोरोना के, कैसे बचें, कब वैक्सीन लें, तमाम चीजें। और ये दोनों ही जो एक फ्रिज के तौर पे हम लगातार इस्तेमाल करते हैं वो कोरोना काल में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लेकिन इन सब के बीच में कई बार आप संक्रमित हो जाते हैं, कई बार संक्रमण के बाद से पोस्ट ट्रॉमेटिक जो इफेक्ट है उससे आप जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे संदेह आपके मन में होते हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं। लेकिन चूंकि अस्पतालों में अभी आप जा नहीं सकते, डॉक्टर्स की कमी है क्योंकि कोरोना का इलाज वहां पे चल रहा है, डेडिकेटेड हैं तमाम अस्पताल कोविड को लेकर, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में हैं। तो इसलिए हम डॉक्टर्स को ही आपके सामने लेकर आ रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के जरिए, ताकि आप अपने सवाल पूछ सकें सीधा। हम रुक करते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इंग्लैंड से डॉक्टर शकील रजा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, हम लगातार आपकी आवाज सुन रहे हैं और चाहेंगे कि आपके आवाज के जरिए जो दर्शक हैं वो आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का लाभ ले सकें। क्योंकि आप इंग्लैंड में बैठे हैं, लेकिन कम से कम आपका अनुभव उनके काम आ जाए, झारखंड बैठे लोगों को, ये हमारी कोशिश थी। तो तीसरी लहर को लेकर सर हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक वेबिनार के माध्यम से दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ, देश भर के डॉक्टर्स के साथ वेबिनार के माध्यम से उनसे सुझाव लेने की कोशिश की। तो तीसरी लहर को कहा जा रहा है कि स्ट्रेन जो इसका होगा वो शायद इतना इफेक्टिव होगा कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा इस बार। तो फिलहाल पहले और दूसरे वेव से तमाम जो अनुभव लेते हुए हमें तीसरे वेव को लेकर किस तरीके से तैयार रहना होगा? जी, ये बहुत गंभीरता की बात है कि जो तीसरी लहर आने वाली है भारत में, तो सबसे जो डर ये है कि ये बच्चों को अपने चपेट में लेने वाली है। और ये बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है अभी पेरेंट्स के माइंड में। और ये जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो इंडियन वेरिएंट है ये इंग्लैंड में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी आ चुका है ये। तो यहाँ पे भी समझ लें ये डर का माहौल सा बना हुआ है। तो हमें इस वक्त तो जरूरी ये है, मैं अब आपकी बात से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि आपने शुरू में कहा कि हमें परहेज करना चाहिए, और उसके लिए जो हमें इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं ये बात। बिल्कुल। तो जो परहेज जो जरूरी आपको सबसे ज्यादा करनी है वो मिथ से करनी है, गलतफहमियों से करनी है। जो गलत अफवाहें फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, उनसे करनी है। तो लेकिन हमें अपनी तैयारी भी पूरी मुकम्मल रखनी है, हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है भारत से कि भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है कि इस महामारी से खासकर बच्चों को कैसे बचाएंगे। इसमें पीडियाट्रिशियन जो है, बच्चों शिशु वर्ग के जो चिकित्सक है उनको ट्रेन किया जाएगा, उनके लिए आईसीयू बेड बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि इस वक्त जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीन है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है कि इस बारे में भारत सरकार सोच रही है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। ये काम दूसरे मुल्कों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अमेरिका में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं बच्चों को 12 साल के जितने ऊपर हैं। इंग्लैंड में भी ये चरण शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीन ही है वो विकल्प है जो ये महामारी से हमें बचा पाएगा, हमारे बच्चों को बचा पाएगा। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि तैयारियों को लेकर हमें अभी से मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। एक दर्शक विवेक जमशेदपुर से उनका सवाल आया है। सवाल आप रखें।
जी विवेक, अपना सवाल आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ सब, मेरा सवाल है कि मैं हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव हूँ, तो क्या वैक्सीन मैं ले सकता हूँ कि नहीं अभी? जी आप एक बार फिर से सवाल पूछेंगे? हेपेटाइटिस बी मेरा पॉजिटिव है, हाँ। तो वैक्सीन लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा अभी? डॉक्टर शकील, सवाल दर्शक का ये है कि वो पॉजिटिव हुए थे, तो क्या वैक्सीन लेना उनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? कितने दिनों बाद उनको वैक्सीन लेना चाहिए? जी ये कॉमन सवाल है। हम्म। तो जिनको कोविड हो चुका है, हाँ। तो अभी जो गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं उनको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि होता है कि जो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो नेचुरली डेवलप हो जाती है इन्फेक्शन के बाद, और ये तकरीबन 3 महीने तक रहती है। तो 3 महीने का टाइम खत्म हो जाए तो वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जो बात आपने कही कि वो 3 महीने के बाद ज्यादा असरकारक वैक्सीन होता है, इसलिए 3 महीने का ये वक्त दिया गया, या फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर उतनी बढ़ जाती है कि हम संक्रमित नहीं होंगे या बहुत ही मामूली रूप से संक्रमित होंगे, इसलिए 3 महीने का वक्त लिया गया है? ये एक भ्रांति ये भी है? इससे है कि क्योंकि जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर इतनी एंटीबॉडी हो जाती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी आपको तकरीबन 3 महीने तक। तो आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी जो बॉडी में डेवलप करती है इन्फेक्शन के बाद, वो 3 महीने तक रहती है। उसके बाद है कि आप फिर अनसेफ हैं, तो इसलिए जरूरी है कि 3 महीने जैसे ही पूरा हो आप फिर वैक्सीन ले सकते हैं। चलो बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और दर्शकों को हम ये एक बात बता दें कि जो भी दर्शक सवाल जब कर रहे हो तो उस वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि बातचीत में कोई दिक्कत ना हो, इंटरप्शन ना हो। एक और दर्शक जमशेदपुर से जुड़े हमारे साथ। जी अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी अभिषेक जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 भारत का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। मेरा सवाल है कि जो हम लोग वैक्सीन जो लगा रहे हैं वो वैक्सीन और कोविशील्ड, तो बहुत सारी जगह से, और हमने अपने कुछ पर्सनल लोगों से भी बातचीत की है जो लोग वैक्सीन लगाए हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो रही है, और कुछ जगह से ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि किसी ने सेकेंड डोज लिया उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की सुन रहे थे, कभी कभी हमने सुना कि किसी की डेथ हो गई। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि वैक्सीन में क्या सही में इंटरनल कुछ उसमें प्रॉब्लम है, या बॉडी का रेजिस्टिविटी पावर के हिसाब से कुछ ऐसा है कि जिसमें कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये एक डर है कि इसके लिए भी बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं, डर रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शकील, एक दर्शक हैं जमशेदपुर से ही, अभिषेक, उनका सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों में वैक्सीन लेने के बाद कई तरह की समस्याएं हुई, यहाँ तक कि कई लोगों की डेथ की खबर आ रही है, और ऐसे में लोग डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वैक्सीन सभी के लिए शायद बेहतर ना हो। कुछ बॉडीज ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पा उनकी बॉडी। तो क्या इसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं कि किन्हें लेना चाहिए वैक्सीन और किन्हें नहीं लेना चाहिए? ठीक है, ये जो डर है अभी तक कई लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं ये आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं, ये इम्यून रिएक्शन कहलाता है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है वायरस को फाइट करने के लिए। तो जिस वक्त वैक्सीन दी जाती है आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपको थोड़ा सा फीवर आना या थोड़ा सा सर में दर्द होना, थकान महसूस होना, वो नॉर्मल बातें हैं। तो इन चीजों से तो डरना नहीं चाहिए, कतई नहीं डरना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात रही जो कॉम्प्लिकेशंस की, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर हुए हैं। जो वैक्सीन की जो ट्रायल हुई है उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जैसे जो ब्लड क्लॉट्स जैसे कहते हैं, जो रक्त का जम जाना। और ये लेकिन जो है कॉम्प्लिकेशन ये बहुत ही कम 0.00001% हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम है इन वैक्सीन के साथ, और ये 2 ही वैक्सीन के साथ देखा गया है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स से लोगों को नहीं डरना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूरी है बता देना कि अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनकी जो है प्रॉब्लम्स जो कोविड से
सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो कहते हैं हम, वो बहुत ज्यादा होगी। इन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है, इनको वेंटिलेटर पे जल्दी चले जाएंगे शायद वो, और इनकी डेथ्स ज्यादा हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन काफी सेफ है। एक ट्रायल नहीं, कई ट्रायल्स में ये देखा गया कि ये वैक्सीन आपको बचाती है, मौत से बचाती है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाती है। तो वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें। तो बिल्कुल, तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंग्लैंड से डॉक्टर शकील हैं, और इसके साथ साथ दो हमारे और खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजकुमार हैं हमारे साथ जुड़े हैं धनबाद से, और डॉक्टर नकुल चौधरी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो ये खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए हम आप लोगों के अनुभव से हम फायदा दिलवा रहे हैं दर्शकों को, एक मुहिम के तौर पर कह लें या फिर एक जिम्मेदारी के तौर पर। तो आप दोनों का बहुत से स्वागत है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं आप। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर को लेकर एक बहुत ही खास वेबिनार आज हुई है। डॉक्टर शकील साहब ने तो यहाँ पर अपनी बातें रख दी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप दोनों से भी बारी बारी से कि तीसरी लहर को लेकर आम लोगों को, सरकार अपनी तैयारी तो कर रही है अपने स्तर पे, तमाम तैयारियां जो होती हैं, जो सिस्टम की तैयारियां होती है, आम लोगों को किस तरीके से तैयार रहना होगा? डॉक्टर राजकुमार से पहला सवाल मेरा। हाँ, गुड इवनिंग जी। देखिए, तीसरी लहर की जो तैयारी है हम लोग अपने स्तर से तो कर रहे हैं, और इसमें है कि जो हम लोग को एक बफर पीरियड अभी मिला है, अभी जैसे हमारा सेकंड वेव धीरे धीरे उसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ जा रहा है, और जो तीसरी लहर आने से पहले हम लोग के पास जो बफर पीरियड मिला है, इसमें हम लोग अपनी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और बार बार यही कोशिश है कि जो चीज़ें या जो चूक हमसे दूसरी लहर में हुई है, वो चूक हमसे इसमें मत हो, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देके या अच्छे से उपचार करके और भी अपने फैसिलिटी को अपडेट करके जितना हम लोग मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सके, उतना हम लोग का विशेष मतलब फोकस उसी चीज़ पे किया हुआ है कि हम लोग थर्ड वेव आने से पहले हर चीज़ और हर चीज़ के लिए तैयार रहें। ऐसा सुनने में मतलब लोग ये जानकारी मिली कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा शिकार होंगे, तो बच्चों को लेकर पहले से हम लोग प्रिकॉशन सारा पीकू का जो भी हम लोग का पेडियाट्रिक आईसीयू है उसकी तैयारी चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है सारा कुछ हम लोग अभी से ही सारा कुछ हम लोगों के पास आना स्टार्ट हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग को थर्ड लहर जो तीसरी लहर है उसमें जो सेकंड में और जो फर्स्ट में जो चूक होती गई हो, ये इसमें हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं या ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़े जो कि सबके लिए अच्छी चीज़ ना रहे। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का प्रिपरेशन ऐसा रहे कि किसी भी तरह का कोई भी मॉर्टेलिटी या कुछ भी किसी भी ट्रबल को हम लोग फेस करने में सक्षम रहें। बिल्कुल साहब, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की डॉक्टर राजकुमार आपने, कि हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। डॉक्टर नकुल चौधरी से अब मेरा सवाल कि चलिए ये तो तैयारियों की बात हो गई, और हम आपने कहा चूक, लेकिन ये चूक तो नहीं थी, ये तो पैंडेमिक था। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आपने पूरी कोशिश की कि एक भी मरीज इलाज के दौरान उसकी मौत ना हो। ये कोशिश आप तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर आपने काम किया, डॉक्टर्स आप तमाम लोगों ने। तो चूक आप इससे ना के पैंडेमिक था, तो इससे हमें निराश होने की ख्याल जरूरत तो है नहीं। जो तीसरी लहर आ रही है, सिस्टम जो है वो तैयारी कर रहा है, आप लोग भी तैयार हो रहे हैं, मानसिक तौर से भी तैयार हैं। आम लोगों को किस तरह से परहेज या कहे कि किस तरह से जानकारी जुटानी होगी, या फिर किस तरीके से उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा? डॉक्टर नकुल। देखिए, जो बातें हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ये जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव या थर्ड वेव है, ये वेव एक लाइन में हम समझावें कि पहले जो कोई भी रोग शुरू होता है धीरे धीरे पीक की तरफ जाता है, और पीक से फिर डिक्लाइन होता है। तो पहली बार आया, पीक पे गया, हाँ, फिर डिक्लाइन हुआ, वो फर्स्ट वेव हुआ। उसके बाद बहुत दिन तक ये पीरियड रहा जहाँ की जो बॉटम लाइन है उसी के इर्द गिर्द मंडराता रहा। फिर उसके बाद पीक आया, और उसके बाद पीक के बाद फिर ये बॉटम की तरफ जा रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरफ का वेव जो है तैयार हो रहा। तो फर्स्ट और सेकंड वेव अभी हम लोग झेल रहे हैं, और थर्ड वेव एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा।
जो इसको कट करने का तरीका है कि चूंकि ये ट्रांसमिशन मेन टू मेन है, इसलिए जो सरकार ने पहले से गाइडलाइन तय रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ वाले जगह पर न जाएं, और ऐसे वो जगह जहाँ पे कि संक्रमण होने की संभावना है उन जगहों से दूर रहें। तो ये सबसे पहला तरीका होगा कि हम लोग इन्फेक्शन से दूर रहें, और जब इन्फेक्शन से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण कम होगा। और थर्ड वेव में जो ये बात कही जा रही है कि बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि 18 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है और किसी न किसी रूप में उसका इम्यूनिटी बढ़ रहा है, और डे बाय डे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन जो बच्चे हैं और खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिसकी कि इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, उन बच्चों में अगर संक्रमण आया तो उन लोगों के लिए स्थिति भयावह हो सकती है। और बच्चों में खासकर होता है कि बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, घर के सारे सदस्यों से मिलते हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इस रूप में बढ़ता रहता है। लेकिन एक बात ये तय है कि जो भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको कट करने का यही तरीका है कि जो ऑलरेडी एडवाइस किया गया है सरकार के द्वारा उसका पालन करें। और अगर किसी काम से बाहर जा रहे हैं घर के बड़े लोग, तो घर के अंदर जब आते हैं तो पूरी तरह सर से लेकर पैर तक नहा लें, ढंग से साबुन से अपने आप को सैनिटाइज कर लें, ताकि जो बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, उसमें कोई भी वायरस जमा नहीं रहे। और यदि आपको लगता है कि आप संक्रमित हैं या संक्रमण की संभावना आपको प्रतीत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में है कि बच्चों से दूर रहें, और बच्चों से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से वो संक्रमित नहीं होंगे। तो यानी कुल मिलाकर इम्यूनिटी कम है, यानी खुद को तैयार रखना हम बड़े लोगों को, ठीक है, बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो यानी कि जो बड़े उनको तैयार रहना। एक दर्शक हैं राजेश, धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा है कि मेरा भाई है, उसको एक एलर्जी है, टीएमसी बिलोड तो उसका रिपोर्ट है, तो वैक्सीन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? भाई जो आपका है वो एलर्जी है, नाइरोसर्जिकल रिलैक्स एलर्जिक रिंटिंग। जी ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर साहब से ही पूछता हूँ। ये डॉक्टर राजकुमार, धनबाद से एक दर्शक हैं राजेश, उनका सवाल है आपसे कि उनके एक दर्शक, उनके भाई को एक एलर्जी है, लाइको ऐसा कुछ नाम बनाया उन्होंने, तो क्या वो वैक्सीन उन्हें दिलवाएं या ना दिलवाएं? एक खास कुछ जानकारी उन्होंने दी है। देखिए, ये सारे मतलब जानकारी तो हमको नहीं है कि उनको क्या परेशानी, एलर्जी की बात है, कुछ एक कॉम्पोजिशंस दवाओं से उन्हें एलर्जी होती है। हाँ जी जी जी, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि किसी ग्रुप से उनको प्रॉब्लम होता है और उसे एलर्जी होती है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक बार वो किसी डॉक्टर से या मुझसे संपर्क कर लें एक बार, और उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर करवाए हों या कुछ मेडिसिन ले रहे हों, तो एक बार संपर्क करने के बाद ही वो ज़्यादा बेटर होगा कि वैक्सीन लें। बिल्कुल, तो राजेश जी, लगता है कि डॉक्टर साहब की बात से आप इत्तेफाक रखेंगे और ऐसा ही बिल्कुल आप कीजिएगा। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको जाकर पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, जिन दवाइयों से एलर्जी है उसकी जानकारी पहले जुटाई, उसके बाद ही वैक्सीन लेने पर फिलहाल आप फोकस कीजिएगा। डॉक्टर शकील से एक सवाल मेरा, काफ़ी देर से उनसे बातचीत हमारी हो नहीं पाई है, दर्शकों के लगातार एक के बाद एक फ़ोन आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो आने वाली वेव है जो कोरोना की, वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी, और हम ये अक्सर सुनते हैं चिकित्सा जगत के जरिए कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी ठीक ठाक होती है बड़ों के मुकाबले, वो जल्दी ठीक होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाती है। तो ये जो खतरा है ये बच्चों के लिए ही होगा, ये वे जो है कोरोना की जो लहर होगी तीसरी, उन्हें असर पहुंचाएगी, या फिर बच्चों को भी, सिर्फ बच्चों को ही या बच्चों को भी हमारे साथ साथ? देखिए, इसको लेके अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी की जहां तक बात है, वो किसी को पता नहीं है किसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। जैसे हमारे पास थर्मामीटर होता है हमारा टेम्परेचर नापने के लिए, ब्लड प्रेशर मशीन है ब्लड प्रेशर नापने के लिए,
इम्यूनिटी नापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई औजार नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, बच्चों की अच्छी है। हाँ, लेकिन ये देखा गया है जो पहले वेव दूसरे वेव में बच्चे ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। बिल्कुल। और जो नया वेरिएंट है ये बच्चों पे कितना ज्यादा असरदार होगा, कितने सीवियरली ये बच्चे अफेक्टेड होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। तो लेकिन जहां तक अभी जो हमें अनुभव हुआ है पहले और दूसरे वेव से, तो उसमें ये देखा गया कि बच्चे उतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। लेकिन तीसरी वेव जो आ रही है बस अनुमान लगाया जा रहा है। जब तक ये तीसरी वेव नहीं आती है बच्चे किस तरह से अफेक्टेड होंगे ये कहना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन ये है जरूर है कि हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। चलिए, बिल्कुल। यानी कि जैसे डॉक्टर नकुल चौधरी सर ने कहा कि जब तक तीसरी वेव आएगी कमोबेश जो 18 साल सुपर वाले लोग जो वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तो इसलिए माना जा रहा है कि खतरा बच्चों के लिए होगा। एक दर्शक धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए और सवाल पूछिएगा। प्रशांत जी। से बोल रहा हूँ जी। मेरा कुछ डायबिटीज है और थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है। डायबिटिक है और हार्ट की प्रॉब्लम है। डायबिटीज ज्यादा नहीं है, जैसे नाश्ता के पहले 130 और नाश्ता के बाद 190 200 3 महीने पहले। तो हम ये वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल। तो सवाल हम धनबाद के हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर राजकुमार, उन्हीं से पूछते हैं। आप वहीं से, इसलिए प्रशांत है एक दर्शक, डॉक्टर राजकुमार जी, उनका कहना है कि उन्हें वो थोड़े डायबिटिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 130-40 ऐसा कुछ बता रहे हैं वो। साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम उनको है कुछ। तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, ले जाकर वो, ये उनका पूछना है आपसे। प्रशांत जी, ऐसा है कि अगर आप बॉर्डर लाइन अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर अगर आपको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए। और आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, इससे पहले आपको मतलब वैक्सीन ले लेना चाहिए था। और अगर आपको लगता है कि कुछ परेशानी हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप एक बार जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी फिजिशियन से आप कंसल्ट में हैं उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। बट आप जैसे बता रहे हैं कि आप डायबिटिक है तो आपको ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। बिल्कुल। तो हम दर्शकों को बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से न्यूज़ 11 भारत जो हमारे कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं यानी कि हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे आपको सीधा हम रूबरू करा रहे हैं, सीधे ऑनलाइन आपकी बातचीत हम करा रहे हैं। और इसीलिए बाकायदा हम एक फ़ोन लाइन भी हमने खोल रखा है, तो फ़ोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो उस पर आप फ़ोन करके सीधा आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर नकुल चौधरी से अब अगला सवाल मेरा होगा जमशेदपुर से। डॉक्टर नकुल, हम देख रहे हैं कि झारखंड में हर जगह स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में, लेकिन जमशेदपुर की स्थिति जो है वो थोड़ी सी अभी संदेहास्पद सी लग रही है। यानी कि वहां पर शायद हम उस तरीके से या कहें कि वहां पे कोरोना कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि राजधानी रांची में देखिए एक बार आंकड़ा 2000 तक पहुंच जाता था, अब हम 250-300 पर आ गए। साथ ही मौत का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है संक्रमितों का। लेकिन जमशेदपुर में स्थिति नियंत्रण में नजर नहीं आ रही, क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, 2-3 बातें हैं। जमशेदपुर में शुरू में आप देखेंगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ 1200-1300 के लगभग गया था और अभी घट के 250, 300, 350 आ रहा है। तो 2-3 बातें हैं। जमशेदपुर में कंट्रोल में है और काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में है। लेकिन एक चीज़ आपने ये भी गौर किया होगा कि जमशेदपुर में जो टेस्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का उद्देश्य यही है कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनको हम लोग आइसोलेट कर सकें। और यदि पॉजिटिव लोग आइसोलेट होते हैं तो निश्चित रूप से संक्रमण कमता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ टेस्ट हो रहा है और पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आई है केसों में। और जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है इसके कारण भीड़ भाड़ से लोग बच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। इसलिए पहले की तुलना में केस में काफ़ी गिरावट आई है निश्चित रूप से। और हमें जो लग रहा है कि जिस दर से टेस्ट हो रहा है और यहाँ जो सरकार भी सख्ती का पालन कर रही है तो बहुत जल्द ये बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया आप तीनों हमारे खास मेहमान डॉक्टर्स का, डॉक्टर शकील आपका भी, डॉक्टर राजकुमार आपका भी, डॉक्टर नकुल चौधरी आपका भी। आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया, अपने अनुभवों से आपने दर्शकों को फ़ायदा पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और बहुत ही आपने कीमती समय दिया हमें और हमारे इस मुहिम में हमारे जिम्मेदारियों को निभा पाने में आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और लेकिन खबरों का ये सिलसिला और साथ ही जो चर्चा हम कर रहे हैं और साथ ही दर्शकों को जो हम डॉक्टर्स के साथ लगातार मुलाकात कराने का सिलसिला चला रहे हैं वो चलता रहेगा ब्रेक के उस पार भी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हम तमाम दर्शकों को हमारे डॉक्टर्स के साथ मुखातिब होने का मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने सवाल पूछ पाए। डॉक्टर चितरंजन हमारे साथ जुड़े हैं देवघर से, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कुछ और खास डॉक्टर्स खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए देवघर से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपका भी पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब हम दूसरी लहर को लगभग हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम इस पर नियंत्रण पाते जा रहे हैं। हालांकि खतरा तो बना हुआ अभी भी, लेकिन लोगों की सतर्कता और सरकार के प्रयासों से और आप तमाम डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से हम लगभग इसको नियंत्रित करते जा रहे धीरे धीरे काफी हद तक। लेकिन तीसरे वेव की बात अब की जाने लगी और तैयारियां भी शुरू हो गई है। कितना खतरनाक हो सकता है ये, और हमें किस तरीके से तैयार रहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस मंच के थ्रू आप लोग सभी को जानकारी देने का मौका मिला। सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि हम थोड़ा सा 1 मिनट पीछे की ओर चलते हैं। 2019 दिसंबर जनवरी का जब हमने चाइना में युहान शहर के बारे में सुना था, तो हम लोग को इवन ये लग रहा था कि तो चाइना में हो रहा है, यहाँ तक नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने फर्स्ट वेव को पार किया, फिर हम लोगों को लगा कि सेकेंड वेव अब नहीं आएगा, फिर हम लोग निश्चिंत हो गए। फिर हम लोगों ने सेकेंड वेव का मार भी झेला। अब मुझे पूरा यकीन है कि थर्ड वेव आएगा ही, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो थर्ड वेव के लिए हम लोगों को अभी से ही तैयार होकर रहना होगा। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट 60+ का वैक्सीनेशन करा दिए, फिर 45 to 60, अभी 18 साल से 45 साल का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव आने से पहले हमारे 18 साल से सारे ऊपर के लोग सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि वो थर्ड वेव आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने सिंगापुर का न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि ब्लैक फंगस और ये छोटे बच्चे का लहर ये और खतरनाक आने वाला है। जब सिंगापुर में आया है तो हमारे हिंदुस्तान में भी आएगा। इसके लिए हम लोगों को अभी से ही बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे अभी भी हमारे प्राइम टारगेट बच जाएंगे। हेलो जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपकी बात बिल्कुल। अब हम आपको बता दें यहाँ पर दर्शकों को कि देखिए डॉक्टर चितरंजन हमारे साथ देवघर से जुड़े और साथ ही रिम्स से रांची से डॉक्टर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर खान। दर्शकों के साथ हम लगातार मुखातिब हो रहे हैं, कई सारे सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, और हम बता दें दर्शकों को कि जब आप अपना सवाल पूछें तो आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी बातचीत को हम सही तरीके से सुन पाएं और डॉक्टर्स उसे अच्छी तरीके से समझ पाएं। इसलिए तमाम दर्शकों से गुजारिश कि आप जब सवाल पूछ रहे हो तो टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। बाद में आप सुन लीजिएगा कभी कि आपने क्या कहा, आपकी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। हम एक बार रुक करते डॉक्टर खान का रुक करते हैं यहाँ पर। डॉक्टर खान, हम तीसरे वेब के लिए तैयारी में जुटे थे और आज देखा आपने कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेबिनार भी बुलाया बाकायदा आज, और सुझाव लिए डॉक्टर्स के कि कैसे हमें तैयारी करनी, क्या तैयारी करनी है। तो कैसे हमें इसके लिए तैयार होना है, और खासतौर से चिकित्सा जगत इसको लेकर क्या तैयारियां कर रहा है, क्योंकि इस बार बात बच्चों की होगी, तो बच्चों के इलाज का तरीका जो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, इसको लेकर किस तरह से विचार कर रहा है चिकित्सा जगत? तो थर्ड वेव में जो आने का जो प्रेडिक्शन है अगले 2-3 महीने के बाद,
उसमें बच्चे और यंग एडल्ट्स जो हैं, युवा, उनके संक्रमित होने का जो खतरा है वो ज्यादा है। और उसकी जो तैयारियां हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो जारी कर दी गई हैं भारत सरकार ने। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग है सारे युवाओं, सारे डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की, टेक्नीशियंस की, उसकी भी तैयारियां चालू कर दी गई हैं। और आगे जाकर अगर थर्ड वेव आती है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। चलो बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन आप तमाम लोगों को करना होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का यानी कि बच्चों का क्योंकि सवाल है। और रांची से एक दर्शक अंजू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजू, आपका सवाल क्या है? मैं बोल रही थी हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों पॉजिटिव थे और अभी हम लोग नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन मेरा बेटा है कल से वो रात से थोड़ा बोल रहे थे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बॉडी पेन है और सर्दी है, हल्का खांसी है सर। तो क्या इसका भी मैं कोविड टेस्ट करवा दूं और कोविड की सारी दवाई शुरू कर दूं? वो नेगेटिव हो चुके हैं? हम लोग तो नेगेटिव हो गए हैं सर। ठीक है। और कितने लोग थे आपके घर में जो पॉजिटिव हुए थे? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पॉजिटिव हो गए थे। ठीक। डॉक्टर शैफ, आपसे ही सवाल, क्योंकि रांची से दर्शक हैं तो सवाल आप ही से। एक परिवार है जिनमें कमोबेश सभी लोग संक्रमित हो गए थे, अब सभी लोग नेगेटिव हो गए, लेकिन अभी भी कभी कभी उन्हें बॉडी पेन, सर दर्द या थोड़ी सी खुश्की या सर्दी खांसी ऐसी चीजें हो रही हैं नेगेटिव होने के बाद भी, तो उन्हें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? और साथ में ये भी एक सवाल जुड़ा हुआ कि क्या वो जाके वैक्सीन ले लें अब? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, जो आपका जो इन्फेक्शन हुआ कोविड का, उसके बाद आप नेगेटिव हो गए, ठीक है, उसके बाद अब हमको वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो 1 महीने तक का वेट करना चाहिए। 1 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब रही बात आपके जो दूसरा सवाल है कि बॉडी पेन और थोड़ा बहुत खांसी जुकाम जो हो रहा है, उसमें आप जो है विटामिन सी का सेवन करते रहें बराबर, ठीक है। और विटामिन सी जिन फ्रूट्स में, जिन खाद्य पदार्थों में होता है, उसका सेवन बराबर करते रहें। अपना हाइड्रेशन दुरुस्त रखिए, 2 से 2.5 लीटर पानी रोज पीजिए। सारे परिवार के सदस्य रोज अपना हाइड्रेशन बेटर रखें, अच्छा रखें रोज। और एक्सरसाइज करें, क्योंकि कोविड के बाद मसल्स वीक हो जाते हैं। जॉइंट्स भी जो है काफी उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो भर जाते हैं। तो इसको हम हाइड्रेशन से और एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो अंजू जी, हो सकता है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया आपको कि फ्रूट्स जो है विटामिन सी वाले, यानी कि साइट्रस ग्रुप के जो फ्रूट्स आप लेते रहे, विटामिन सी की अगर गोलियां चल रही थी तो चलाइए, लेकिन हाइड्रेट खुद को रखिए, पानी खूब पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और वैक्सीनेशन जो है वो आपका 1 महीने के बाद होगा। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर चितरंजन से मेरा सवाल होगा यहाँ पर कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल दर्शकों के लगातार आ रहे हैं। एक चीज जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे सवाल, इसलिए मैं एक ही बार सबका इकट्ठा सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरा भी है। मैं खुद भी संक्रमित था, नेगेटिव हो चुका हूं, तो नेगेटिव होने के कितने दिन बाद, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है, कई बार 45 दिन, तो एग्जैक्टली है क्या ये? क्योंकि ये भ्रांति और एक तरह का भ्रम की स्थिति बनी हुई इस बात को लेकर कि नेगेटिव होने के कितने दिनों बाद वैक्सीन लिया जाए। देखिए पंकज जी, मेरी आवाज जा रही होगी आप तक? देखिए पंकज जी, आवाज जा रही है? हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही डॉक्टर साहब? आवाज आ रही है। देखिए बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। कुछ लोग 1 महीना कर रहे थे, कुछ लोग 1.5 महीना कर रहे थे, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जो नेशनल गाइडलाइन आया है, मैं आपको उसका कॉपी भी शेयर कर दूंगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया तो आप उसके ठीक होने के 3 महीना बाद ही वैक्सीन लेंगे, उसके पहले आप वैक्सीन नहीं लेंगे। कम से कम 3 महीना का गैप चाहिए एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के बीच में। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है
कि सर मेरा बच्चा को दूध पिला रहे हैं, कोई गर्भवती में मैं जो लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, सर मैं वैक्सीन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर मैं पहला डोज वैक्सीन लिया, उसके बाद में पॉजिटिव हो गया, अब हमको दूसरा डोज कब लेना है? बिल्कुल, ये सवाल भी होता रहती है ना पंकज जी, इस तरह की सवाल। बिल्कुल, ये भी सवाल होते हैं। बिल्कुल, ये सवाल भी उठते हैं। तो ये सवाल होते हैं कि सर मैंने फर्स्ट डोज का वैक्सीन लिया, लेने के कुछ दिन बाद फिर पॉजिटिव हो गया, अब मैं दूसरा डोज कब लूं? उसका भी जवाब है 3 महीने बाद। उसके बाद तीसरी चीज है कि सर मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं, अब निगेटिव हो गया हूं, खून कितने दिन बाद दूसरे को दे सकते हैं? तो उसका आंसर है 14 दिन। कुछ गाइडलाइन आए हैं, जो नेशनल गाइडलाइन आए हैं, कुछ ही 3-4 दिन पहले हम लोग को सर्कुलेट हुआ है। मैं सारा रेफरेंस उसी गाइडलाइन के थ्रू दे रहा हूं आपको। और अगर इस संबंध में कोई सवाल हो, अगर एक बार कोविड पॉजिटिव होकर निगेटिव हुए हैं तो कम से कम 3 महीना बाद ही आपको वैक्सीन लेना है, उसके पहले आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। बिल्कुल। जमशेदपुर से आवाज मेरी जवाब आप लोग तक पहुंच चुकी होगी। जी डॉक्टर, जमशेदपुर से एक दर्शक है डम्पी, का कुछ सवाल है। डम्पी, अपना सवाल आप रखें। हाँ जी नमस्कार, मेरा 2 सवाल है। पहला, जो वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं, इसकी जो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है बॉडी में, वो कितने दिनों तक रहेगी? मतलब कि अब तक एक चीज हम लोग को किसी को भी क्लियर नहीं हो पाई है कि एक बार अगर हम 2 डोज इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो क्या लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगी, जैसे हेपेटाइटिस या दूसरे वैक्सीन की एक बार हम लगा लेते हैं और फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, या नहीं तो 2 साल तक इसकी अवधि होगी और फिर 2 साल के बाद हमको फिर से कोई बूस्टर डोज लेना पड़ेगा? एक सवाल है। साथ ही साथ हमारे एक रिलेटिव है, मतलब हमारे जीजाजी हैं, जो कि किडनी के पेशेंट हैं और साथ ही साथ वो हार्ट के भी मरीज हैं। क्या ऐसे पेशेंट जो किडनी में किसी का मतलब स्टोन है, वो भी वैक्सीन ले सकते हैं? ये 2 सवाल हैं हमारे। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर शैफ, एक सवाल है दर्शक का, उनका ये कहना है कि भ्रांतियां अभी भी बहुत सारी हैं, लेकिन वही है कि वैक्सीन आप ले लें जल्द से जल्द या जैसे भी जो गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन जो सवाल है, हमारे दर्शक हैं जमशेदपुर से, उनका सवाल है आपसे कि वैक्सीन, जैसे कि तमाम वैक्सीन होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह के, तो क्या अभी जो वैक्सीन ये लोग ले रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए हो गया या फिर 2-3 साल बाद फिर से उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है? क्या इस संबंध में कोई जानकारी चिकित्सा जगत की ओर से दर्शकों को दी जा सकती है अभी, या अभी चीजें क्लियर नहीं है? देखिए, अभी ये सब बातें चल रही है। वैक्सीनेशन एक नई चीज है कोविड-19 में, और इसकी इफेक्टिवनेस को भी लेकर सवाल खड़ा हुआ था। तो 70 to 80% इफेक्टिवनेस है। अब इसकी ड्यूरेशन पे भी सवाल हुआ कि कितना दिन तक के प्रभावी है। तो 5.5 months तक, यानी कि 5.5 महीने तक के वैक्सीनेशन अगर डोज ले लेते हैं आप, तो 5.5 months तक का प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और जो नई वैक्सीन आ रही हैं, आगे स्पुतनिक के बारे में बोला जा रहा है कि ये और लंबे ड्यूरेशन तक प्रभावी होगी और बहुत सारे स्ट्रेन्स को कवर करेगी। तो हमें लगता है कि बूस्टर्स ऑफ वैक्सीनेशन लेते रहना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी तरह से पॉपुलेशन में खत्म ना हो जाए, और जो आने वाली जो वेव्स हैं, 3rd, 4th, 5th जो भी वेव्स आने वाली हैं, वो फेड ऑफ ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, तब तक कि हमको अपना वैक्सीनेशन हर 5 से 6 महीने के अंतराल पे कराना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल है दर्शक का डॉक्टर साहब आप ही से कि जैसे कि नेगेटिव हो गए हैं एक, और किडनी की बीमारी से थोड़े से ग्रसित है, वो किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनकी, तो उन्हें वैक्सीन क्या लेना चाहिए अभी, कि या फिर इंतजार करना चाहिए कि जो चीजें थोड़ी ठीक हो जाएं उसके बाद वो वैक्सीन लें? अच्छा, तो देखिए इसमें भी वही बात है, किडनी की अगर बीमारी है तो उससे कोई खतरा वाली बात नहीं है। अगर डायलिसिस तक की नौबत आ रही है तो थोड़ा सा इसमें इम्यूनो कंप्रोमाइज रहते हैं, तो उसमें डॉक्टर की सलाह से ही वैक्सीन लें, अपने जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनकी सलाह से लें। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डिसीज है उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चितरंजन, एक साथ ही साथ तमाम दर्शकों के साथ ये हमारा भी सवाल है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के तौर पर चीजें निकलकर सामने आई कि फंगल इन्फेक्शन भी इस दौरान देखने को मिल रहा है, जैसे कि डायबिटिक जो पेशेंट उनमें और जो आईसीयू या वेंटिलेटर पर हैं उनके पास, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है की बात आ रही है, क्या ये संक्रामक है जैसे कि कोरोना का संक्रमण है, या फिर ये केस टू केस ही सामने आता है
कुछ स्टेरॉयड या उसकी वजह से ही आता है ये? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस आज का नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। मेडिकल साइंस में भी हम लोग अपने मेडिकल करियर में भी इसके बारे में पढ़े हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग कोरोना ग्रसित हैं वो काफी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। उसमें भी अगर कोई डायबिटिक हैं पहले से, तो उनकी इम्यूनिटी पहले से भी बहुत कमजोर होती है। ऐसे स्थिति में वो फंगस जो अटैक करते हैं वो हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्टेरॉयड के कारण हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। हमने अपने स्किन स्पेशलिस्ट दोस्त से बात की, उन्होंने कहा कि यार स्टेरॉयड तो हम सब दवाई में देते हैं, लेकिन आज तक हमको कभी ब्लैक फंगस का केस नहीं मिला। ऑक्सीजन वाले से भी बात की है तो इतना हमको ये भी लगता है कि हो सकता है कि हम लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। या एक ही पाइप को 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन तक चल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए अभी ये डायग्नोसिस सही नहीं हो पा रहा है कि आखिर ब्लैक फंगस आ कहां से रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन के पाइपलाइन में जो पानी चेंज नहीं हो रहे हैं उसके वजह से भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो डायबिटिक हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, उस पर फंगस हावी कर जा रहा है। जहां तक मेरा पर्सनल मानना है कि जो लोग डायबिटिक हैं, कोरोना मरीज हैं और डायबिटिक हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें कहीं से भी इन्फेक्शन आने पे वो माने फंगस का रूप ले रहा है, जिसको हम लोग माने ब्लैक कलर है इसलिए ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, इसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस जनरली कहते हैं। और वो हाँ बोलिए पंकज जी। धनबाद से एक दर्शक है महेश, उनका फोन आ रहा है। सवाल अपना रखिए महेश जी आप। सवाल है सर मेरा, एक दिन हिंदुस्तान में सर कोविड के बारे में एक विज्ञापन दिए हुए था कि वैक्सीन लेने के बाद मतलब 20 रोज के बाद इस मतलब वैक्सीन लेने वाले में ये लक्षण पाया जाएगा। तो इसी क्रम में हमारे पेट में जब से वैक्सीन लिए सर 20 से 25 रोज के बाद पेट दर्द होना शुरू हो, लेकिन हल्का हल्का अभी तक पेट दर्द हो ही रहा। तो ये वैक्सीनेशन लेने के बाद ही पेट दर्द शुरू हुआ या 20-25 दिनों के बाद शुरू हुआ? वैक्सीन जो लिए ना सर उसके 20-25 रोज के बाद जो कंटिन्यू जो मेरा पेट दर्द होना शुरू हुआ वो अभी भी हो रहा है सर। और कितने दिन हो गए पेट दर्द होते हुए? लगभग 10 से 15 रोज हो रहा था। 10 से 15 रोज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब से सीधा पूछते हैं। डॉक्टर सैफ, धनबाद से एक दर्शक है, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद यानी कि वैक्सीन जब लिया उन्होंने, उसके करीब 24-25 दिनों बाद उनको पेट दर्द की शिकायत शुरू हुई और लगातार 10 दिनों तक धीरे धीरे मीठा मीठा जो दर्द है वो देते रह रहा है। तो क्या ये वैक्सीन की वजह से हो सकता है या फिर कुछ और भी कारण होंगे इसके? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये फर्स्ट डोज के बाद हुआ था या सेकेंड डोज के बाद हुआ था? ये सेकेंड डोज के बाद। अच्छा ठीक है, तो फिर ये डेफिनेटली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में कुछ अंतर होता है ना, मानते 1 से 2 महीने का तो अंतर रखना चाहिए। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में कोई भी सिम्टम ऐसा एब्डोमिनल सिम्टम जो ये बोल रहे हैं पेट में दर्द वगैरह, अगर वो नहीं हुआ है तो फिर सेकेंड डोज के बाद होने की कोई आशंका नहीं है, ये एकदम अनरिलेटेड है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये काफी लंबे समय से है इनको, तो इनको डेफिनेटली सर्जिकल ओपिनियन लेना चाहिए अपना, और आगे जो भी सर्जन्स एडवाइस करें या फिजिशियन एडवाइस करें उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि वैक्सीन की वजह से हो रहा होगा ये मानकर चलने की बजाय आप दिखा ले, ज्यादा बेहतर ही होगा। महेश जी, डॉक्टर चितरंजन, एक सवाल और कि जिस तरीके से हम ये बात बार बार कहते हैं कि ब्लैक फंगस के लिए जैसा आपने बताया जानकारी दी थी, एक जानकारी ये भी आ रही थी और बहुत तेजी से ये कि जो मास्क है, मास्क का लगातार इस्तेमाल भी फंगस का कारण बन रहा है, ये किस हद तक सही है? दर्शकों का भी सवाल, मेरा भी सवाल ये है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक ही मास्क को आप 48-72 घंटे से ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें नमी आती है, क्योंकि उसमें पानी का कनेक्शन रहता है। ऑक्सीजन का रेगुलेटर अगर आप देखते होंगे तो उसमें पानी का कनेक्शन रहता है और मॉइस्ट में फंगस का ग्रोथ होता है। बचपन के दिनों में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। बचपन के दिनों में कभी कभी जब फ्राइडे को हम लोग स्कूल से लौटते थे तो लंच बॉक्स हम लोग का बैग में छूट जाया करता था। सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, कभी कभी मंडे भी छुट्टी हो जाता था, तो मंगलवार को अचानक
जब मेरी माँ टिफिन खोलती थी तो उसमें एक उजला या भूरा रंग का फंगस का ग्रोथ हो जाता था रोटी में या पराठा में। बिल्कुल। तो ऑब्वियस बात है कि 2 से 3 दिन के स्कूल की छुट्टियां में भी हम लोग टिफिन में देखते थे कि ब्लैक या व्हाइट रंग का ग्रोथ, जिसको हम लोग देहाती भाषा हिंदी भाषा में भूरी फुटना बोलते हैं। तो सेम चीज अगर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन जो कंटिन्यूअस जा रहा है, मास्क कंटिन्यूअस लगा हुआ है, 48 घंटा हो गया, 72 घंटा हो गया, अगर हम उस मास्क को चेंज नहीं कर रहे हैं, उस मास्क को स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं, तो अनडाउटली फंगस ग्रोथ होगा और जिसकी कमजोर इम्यूनिटी रहेगी उसको डेफिनेटली अटैक करेगा। होने का तो फंगस उन्हीं लोगों को अटैक करेगा जिनकी इम्यूनिटी कम हो, और अगर डायबिटिक हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी हैं, ऐसे लोगों को कोरोना पकड़ेगा तो उनमें ब्लैक फंगस का चांसेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। पंकज जी बिल्कुल। तो दर्शकों को हम बता दें यहाँ पर कि हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेलो डॉक्टर्स कार्यक्रम के जरिए उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है ताकि आप तमाम दर्शकों तक अगर कोई समस्या आपकी है तो न्यूज़ चैनल भारत के जरिए आप उसे सुलझा पाएं, आपके शंका का समाधान हो। लगातार हम नंबर फ्लैश करें और किसी भी तरह की समस्या हो, बुजुर्गों से जुड़ी अगर समस्या वैक्सीनेशन से या कोरोना से जुड़ी तब भी आप पूछ सकते हैं, गर्भवती महिलाओं से जुड़ा सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। दोनों डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब जिस बात को लेकर हम आशंकित हैं तीसरी वेव को लेकर, बच्चों वाले को लेकर, क्या वो वास्तव में है या वो पहले से मौजूद था और हम अब उधर हमारा ध्यान ज्यादा जा रहा है, या फिर एक कहे कि एक प्रेडिक्शन ही भर है ये? क्योंकि कुछ केस तो बच्चों में भी देखे जा रहे हैं लेके। हाँ बिल्कुल, पहले से था। बच्चों में भी इन्फेक्शन होते थे लेकिन उतनी सीवियरिटी नहीं थी उतनी ज्यादा, और वो ठीक हो जाते थे अपने आप, तो इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन आगे जाके ऐसा लग रहा है थर्ड वेव में जो प्रेडिक्शन है एपिडेमियोलॉजिस्ट का कि, और जो भी और देशों में भी देखा गया है थर्ड वेव में, कि सीवियरिटी जो है वो युवाओं में और छोटे बच्चों में बढ़ेगी। इसलिए हमको अपने जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और न्यूनेटल आईसीयू, वो हमको तैयार रखने एकदम इस बार, और बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड मास्क, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है कि बच्चों का कोई प्रॉपर N95 मास्क एज के हिसाब से और उनकी हाइट के हिसाब से अभी तक तैयार नहीं किया है कंपनियों ने। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक कस्टमाइज्ड मास्क होना चाहिए ताकि वो भी संक्रमण से बचें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बचाव ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ये बात अगर हम सही आपने कही डॉक्टर साहब। बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड अभी तक वाकई में शायद ध्यान ही ना गया हम लोगों का। हम लोग को ये लगता था कि सिर्फ बड़ों के लिए या बुजुर्ग जो हैं वही संक्रमित हो रहे हैं। जी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ, आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर चितरंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दर्शक आपकी वजह से, आपके अनुभवों से लाभान्वित हुए और आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हमारे जिम्मेदारियों को निभाने का मौका दिया, मदद की आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन हेलो डॉक्टर का ये कार्यक्रम अगली कड़ी भी हम पेश करेंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो डॉक्टर्स और जनता के बीच में, मरीज के बीच में एक पुल बनने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा और जिनके शंका का समाधान हुआ। लेकिन न्यूज़ चैनल भारत पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।